क्या हो गया है यार, तुम तो ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं, 12 नहीं। और समरन बता रही थी आंटी थकी हुई थी, अब तक सो चुकी होंगी, इसलिए अब तुम परेशान मत हो। कैफ अपनी गाड़ी जिमल के गाड़ी की तरफ बढ़ाता हुआ जिमल को देखा, बोला जो उस वक्त बाकी दिनों की बनस्बत बिल्कुल आम से हुलिये में मौजूद थी। सादा सी कमीज शलवार, बड़े से दुपट्टे में बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटे हुए, मगर वो उस वक्त भी जाज़बे नज़र लग रही थी। अगर मम्मा वाकई सो चुकी होंगी तब तो मुझे और ज़्यादा डांट पड़ेगी। बातों में कितना वक्त लगा दिया तुमने, मुझे आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। अब इस कार को थोड़ा तेज़ चलाओ। क्योंकि जिमन अपना मोबाइल घर पर छोड़ कर आ गए थे, इसलिए झंझलाती हुई कैब को बोली, देख कहाँ लगा दी, तुम्हारे सामने ही मेरी कार ख़राब हो गई थी। उस कार ने वाकई सारा काम ख़राब कर दिया। और दूसरी बार ऐसा मौका है जब हम दोनों अकेले बगैर किसी दोस्त के कहीं निकले थे, और वो भी मैंने इस वजह से प्रोग्राम बनाया ताकि तुम्हारी तबीयत बहल जाए और तुम्हें देख भी लूँ। कैब जिमल गार्ड के पास गाड़ी रोकता हुआ बोला, तो जिमल मुस्कुराने लगी। 3 दिन से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। उसे कैब का केयर करना बहुत अच्छा लगा। अपने गार्ड को देखकर कार का दरवाज़ा खोलने लगे, तब कैब ने उसका हाथ पकड़ा। कल यूनिवर्सिटी ज़रूर आ जाना यार, घर में रहोगी तो माइंड डिस्टर्ब ही रहेगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा कल यूनिवर्सिटी में। कैब जिमल को देखता हुआ बोला। यूनिवर्सिटी से जिमल को अपने दोस्त के बंगले में लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसका दोस्त अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में मौजूद था। वैसे भी कैब मोहब्बत में दूरी रखने का काल नहीं था, लेकिन आज उसने जिमल का दिल बातें करके बहलाया था ताकि वो कल जिमल के साथ अपना दिल बहला सके। मैं भी सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी आ जाऊँ, स्टडी का भी काफ़ी खर्च हो चुका है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जिमल कैब को बोलती हुई उसकी गाड़ी से उतर के तो कैब ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जिमल घर के अंदर दाखिल होने ही लगी, मगर वो ये नहीं चाह रही थी कि उस पूरे मंजर को उसके बेडरूम की खिड़की से 2 शोले उगलती हुई आंखों ने बहुत गौर से देखा था। गुड गुड MCQs की तो फुल तैयार है तुम्हारी, आप ज़रा इस एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके दिखाओ। दोरे ने नोट पैड जिम्मल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे जिम्मल बेदिली से थाम कर एक्वेशन सॉल्व करने लगी। दुरेद हफ्ते भर से जिम्मल का एक एक अंदाज नोट कर था। जब से दुरेद ने उसकी अकेडमी जाने पर पाबंदी लगाई थी, तब जिम्मल ने पहले तो काफ़ी हंगामा किया था, खूब चीख चिल्लाई थी, मगर दुरेद के आगे उसकी हमेशा की तरह एक नहीं चली। ताबिंदा और आसम ने भी बिल्कुल खामोशी एहतियार की हुई थी। जिम्मल के भूख हड़ताल करने पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा था। दुरेद से अपने हाथों से खाना खिलाया था, साथ ही उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि वो अब एकेडमी जाने की बजाय दोबारा से उसी से पढ़ेगी। जिमल को अपना कोई भी कसूर समझ नहीं आया कि उसके एकेडमी जाने पर किस वजह से पाबंदी लगाई गई थी। 2 दिन रोने धोने के बाद वो अब दोबारा से दोरेज से पढ़ी थी, मगर 2 दिन से ना ही जिम्मल दोरेज से कोई बात कर थी, ना ही उसके कमरे में जा रही थी। वो दोरेज से मुकम्मल खफा हो चुकी थी। गुड, यानी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री में तुम्हारी 90+ आ सकते हैं। दुरेज सॉल्व हुई एक्वेशन को देखकर नोट पैड बंद करता हुआ उससे बोला, ज़रूरी नहीं है दुरेज, हर इंसान आपकी तौक़ुआत पर बुरा उतरे, अगला बंदा भी इंसान ही होता है। जिम्मा दुरेज को देखती हुई कहने लगी। उस सोफे से उठी, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों से क्लिप निकाल कर अपने बाल में ब्रश करने लगी। अब दोबारा से उसके बाल बड़े हो चुके थे। दुरेज उसकी बुक्स समेत कर ड्रेसिंग टेबल के पास आया और जिम्मल को शानों से थाम कर स्टूल पर बैठाता हुआ वो खुद जिम्मल के हाथ से ब्रश लेकर उसके बाल बनाने लगा। आगे जाकर भी तुम्हें मेरी तौक़ुआत पर पूरा उतरना है, और तुम उतरोगी भी, मुझे यकीन है। दुरेज ड्रेसिंग टेबल से बैंड उठाकर जिम्मल की ऊंची पोनीटेल बनाने लगा। नाइट्स के साथ शॉर्ट कुर्ते में ऊंची बंदी पोनीटेल वो बहुत क्यूट लग रही थी। दुरेद की बात को कोई जवाब दिए बगैर वो उठकर अपने कमरे से निकलने लगी, तो दुरेद ने जिम्मल की कलाई पकड़ी, जिस पर वो खामोशी से दुरेद को देखने लगी। अपने दिल से अभी तक खफा हो। दुरेद उसका नाजुक से हाथ थाम कर थोड़ा करीब आता हुआ जिम्मल का नाराज़ चेहरा देखा, पूछने लगा, आपको फ़र्क पड़ा है मेरे नाराज़ होने से? वो दुरेद का चेहरा देखते हुए उससे पूछने लगी, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? इतने दिन से रात में भी ठीक से नींद नहीं आ रही, सिर्फ ये सोचकर कि एक बहुत प्यारी सी लड़की जिसकी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है वो मुझसे नाराज़ है। दुरेद मुस्कुरा कर जिम्मल का दूसरा हाथ भी पकड़ता हुआ बोला, ये नाराज़गी आप मुझे दोबारा अकेडमी जाने की परमिशन देकर दूर कर सकते हैं।
जिम्मल की बात सुनकर दुरेद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। तो जिम्मल ने भी अपने दोनों हाथ दुरेद के हाथों से निकाल लिए। जिम्मल, अच्छी लड़कियां फजूल की जिद नहीं पालती। तुम्हें नहीं मालूम आज का पढ़ाने वाले ठीक से नहीं पढ़ाते। उस अकेडमी का माहौल भी कोई खास अच्छा नहीं था। और सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अपने दीद से पढ़ना अच्छा नहीं लगता? उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता? दुरेद जिम्मल का चेहरा था में उसे बहलाता हुआ नरमी से पूछने लगा। हम दोनों एक ही घर के फर्द दीद, एक साथ अपना बहुत सारा वक्त साथ गुजारते, मगर दूसरी लड़कियाँ भी तो अकेडमी जाती हैं, तो उनकी तरह मुझे भी अकेडमी में पढ़ना है। माहौल से क्या होता है, प्लीज़ दुरेद मान जाइए ना। आप मेरी खातर आपकी परमिशन पाही डैड और मामा मुझे अकेडमी जाने की परमिशन देंगे। जिम्मल दुरेद के दोनों कलाई को पकड़ कर इल्तिजाई अंदाज में बोली तो दुरेद एक पल के लिए खामोश हो गया और जिम्मल का चेहरा देखने लगा। चलो कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं आज। उसके बाद तुम्हारी पसंद की जगह पर डिनर और फिर उसके बाद घर आकर कोई फनी सी मूवी। दुरेद उसकी बात टालने के साथ उसका दिमाग दूसरी तरफ लगाता हुआ बोला, मुझे मालूम था आप कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। वो अपने चेहरे से दुरेद के दोनों हाथ झटकते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त वो बैक यार्ड में जाकर स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसे अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों से उलझन होना शुरू हो गई थी। अपनी दूसरी फ्रेंड्स को और क्लास की लड़कियों को देखती तो दिल ही दिल में उसकी भी ख्वाहिश होती कि वो भी उनके साथ एक दूसरे के घर जाकर पार्टीज इंजॉय करे, शादी के फंक्शन में जाए। जैसे शाम में सब ग्रुप की लड़कियां किसी एक के घर जमा होकर स्टडी करती, उसका भी दिल करता वो उन्हीं की तरह उनके साथ कंबाइंड स्टडी करे। उसके घर में सहूलत की हर चीज़ मौजूद थी, मगर घर से बाहर उस पर 10 किस्म की पाबंदियाँ थी। 3 दिन पहले स्कूल की तरफ से तमाम क्लासेस पिकनिक पर गई थी। उसके अलावा वो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई तमाम बातें सोच रही। दुरेद ने उसे जब से मना किया तो उसने स्विमिंग भी छोड़ दी थी। वो अभी अपनी सोचों में गुम थी कि कदमों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आने वाले शख्स को देखने लगी। दुरेद उसकी जैकेट हाथ में ली उसी के पास ही आ रहा था। चलो उठो, डैड को इन्फॉर्म कर चुका हूँ मैं, अभी हम दोनों बाहर जा रहे हैं। दुरेद सिमल के पास आता हुआ उसे बोला, मेरा बाहर जाने का मूड नहीं दीद, मुझे कहीं नहीं जाना। जिम्मल खड़ी होती हुई उससे बोली तो दुरेद उसको खुद ही जैकेट पहनाता हुआ बोला, पर मेरा मूड बन चुका है बाहर जाने का और इस वक्त हम दोनों बाहर जा रहे हैं। दुरेद उस वक्त जिम्मल को बहला कर बाहर ले जाना चाहता था ताकि उसको मना ले और प्यार से समझा भी दे, पर दुरेद की ज़बरदस्ती जैकेट पहनाने पर जिम्मल एकदम ज़ोर से चीख उठी, क्या हूँ मैं? बता दे आज आप मुझे, आहर समझते क्या है मुझे? कोई पेट हूँ मैं जिसे आप हर वक्त अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं? ये करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ, उससे ना मिलो, क्यों बाल ना कटवाओ, आहर क्यों क्यों नहीं मैं हर काम वो कर सकते जो हर दूसरी लड़की करती? मुझे आज़ादी क्यों नहीं दीद? प्लीज़ मुझे भी आज़ादी चाहिए। वो गुस्से में आज दुरेद के सामने फट पड़ी। दुरेद खामोशी से जिमल की बातें सुनता था, फिर साथी से उसके दोनों हाथ पकड़े। आज़ादी चाहिए तुम्हें मुझसे? आज़ाद हो तुम्हारे से? वो बोलता हूँ जिमल को स्विमिंग पूल में धक्का देकर खुद वहाँ से चला गया। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो सारे कमरे की लाइट बंद थी। ताबिंदा को बेडरूम में सोता हुआ देखा जिमल को हैरत हुई। ताबिंदा घर का मेन डोर कैसे खुला छोड़कर इतनी जल्दी सो गई? तबिंदा के कमरे से जिमल अपने कमरे में आई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके जैसे उसने कमरे की लाइट ऑन की तो दुरेद को सामने सोफे पर बैठा पाया। दीदा दुरेद को देखा। जिमल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो दुरेद की यूं अचानक आमद बाशौक थी, इसलिए खामोशी से खड़ी दुरेद को हैरत से देख रही थी। तुमको क्या लग रहा था कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा जो मुझे देखकर इतना हैरान हो रही हो? कितने सालों बाद अपने दीद को देख रही हो? क्या मिलोगे नहीं अपने दी से? दुरेद चलता हुआ जिमल के पास आया, उसके सामने अपने दोनों बाजू खोल कर खड़ा हो गया। जिस टाइम वो मिलने का कह रहा था जिमल का दिल बंद होने लगा था। वो अपनी बात करके इंतज़ार करने का आदी नहीं था, इसीलिए जिमल छोटे छोटे कदम उठाकर दुरेद के पास है। जिमल के पास आने पर दुरेद आगे बढ़कर उसे अपने हसार में ले लिया। जिमल को दुरेद की कैद में घबराहट होने लगी, मगर वो मुज़ाहमत नहीं कर सकती थी, इसलिए इंतज़ार करने लगी कि दुरेद कब उसे आज़ाद कर। जबकि दूसरी तरफ दुरेद उसे बाहों में लिए दुनिया जहां से बेखबर हो चुका था। दुरेद के होंठ जिमल को अपने कंधे से टच होते महसूस हुए तो उस वक्त जिमल के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ की। वो कान खाकर पीछे हटने लगी। तब उसे महसूस हुआ जैसे दुरेद उसे अपने हसार से आज़ाद करने के मूड में नहीं है। इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा मेरे वापस आने का। वो जिम्मल को बाहों में ली उसे से पूछने लगा। दुरेद की सांसों की गर्माहट वो अपने कंधे
पर गर्दन पर महसूस करके बेबसी से अपने हाथों के दोनों मुट्ठियां बांध करती हुई बोली, डैड ने बहुत इंतज़ार किया था आपका। जिम्मल की बात सुनकर तुरैद ने उसको अपने हसार से आज़ाद करता हुआ बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उम्र भर के लिए पछतावा बन जाती है। मुझे इस बात का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं डैड के आखिरी वक्त में उनके पास मौजूद नहीं था। तुम बताओ, इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रही हो? जिम्मल जिसके बारे में सवाल करता है वो वापस सोफे पर जा बैठा। उसके सवाल करने पर एक बार फिर जिम्मल का दिल बंद होने लगा। वैसे ही वाक पानी निकली हुई थी। जिम्मल बहुत आहिस्ता से जवाब दे, इतना आहिस्ता कि उसे खुद भी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जी हाँ। दुरेद उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर अपने पास बुलाने लगा। जिम्मल एक बार फिर सुस्त कदमों से चलती हुई उसके पास आई। बैठो। दुरेद अपनी थाई की तरफ इशारा करता हुआ जिम्मल से बोला, जिसे देखकर जिम्मल मजीद घबरा गया क्योंकि वो उससे अपनी गोद में बैठने को कह रहा था और वो अब 8 साल की बच्ची कहाँ थी। जिम्मल बेबसी से फिर दुरेद को देखने लगी। दुरेद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिम्मल की कलाई पकड़ता हुआ खींच कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब बोलो, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? दुरेद का लहजा हर दर्जा संजीदा था। वो उसके कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करता हुआ उससे पूछने लगा, मैं थोड़ा डिप्रेशन महसूस कर रही थी तो मेरी फ्रेंड मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर गई थी। जिम्मल नज़ीर नीचे की दुरेद को बताने लगी। फ्रेंड लड़की थी या लड़का? वो नरमी उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ उंगलियों के पोरों से उसके होंठों को छुका अगला सवाल पूछने लगा। तो दुरेद की बात सुनकर जिम्मल की सांस रुकने लगी। अगर वो सच बताती थी उस वक्त ना जाने दुरेद को उसके साथ क्या कर बैठा। लड़की समर में समर के साथ गई थी। दुरेद जिम्मल की बात सुनकर वो अपने हाथ की उंगलियां जिम्मल के होंठों से उसकी गर्दन तक लाया। सोच समझ कर जवाब दो मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जवाब पर तुम्हारे लिए बैठे बैठे कोई मसला बन जाए। दुरेद उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छूता हुआ हर दर्जा संजीदगी से बोला, समर भी शादी क्या आपने पहले उसे घर ड्रॉप किया, बाद में मुझे मैं सच बोल रही हूँ। खौफ के मारे बोलते हुए जिम्मल की आंख में आंसू आके जिनकी परवाह के बगैर दुरेद उसका गला दबाता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। दीद समर भी साथ ही मैं वाकई सच बोल रही हूँ। दुरेद के हाथ की साथ ही अपनी गर्दन पर महसूस करके जिम्मल अपने सफाई में बोले, और ये सच भी था। लेकिन दुरेद उसकी बात सुनकर उससे गर्दन से पकड़े बैठ तक लिया। मैं चंद सालों के लिए घर से दूर क्या रहा, तुम अपनी मनमानी में उतर आए, भूल गई जाने से पहले क्या वादा लिया था मैंने तुमसे। दुरेद उसे बर्बादा कर देता हुआ गुस्से से पूछने लगा, मैं कुछ भी नहीं बोली दीद, आपका रवैया, आपकी मुझ पर हुकूमत करना, मुझे अपनी मलकियत समझना सब याद है मुझको। जिम्मल बेड से उठकर बैठी अपने सामने खड़े दुरेद से बोली। तो दुरेद ने साथी से उसका मुंह पूछा, मैं तुम्हें अपनी मलकियत समझता नहीं, तुम मेरी मलकियत हो। शायद गुजरे हुए इन चंद साल में तुम ये बात अपने जहन से निकाल चुकी हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो जिम्मल, जो चीज़ मेरी मलकियत का हिस्सा बन जाती है उस पर मैं किसी दूसरे की नज़र या फिर हक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुरेद ने बोलते हुए जिम्मल का मुंह झटके से छोड़ा और उसके कमरे से निकल कर चला गया। वाइट कलर के कमीज सलवार में कंधों पर दुपट्टा टिकाए वो अपना नाजुक हसीन सरापा लिए आईने के सामने खड़ी थी। आज उसे स्कूल की तरफ से मुनक़िद करदा मिलाद की तकरीब में शिरकत करना थी, जिसके लिए उसे आज़म और तबिंदा ने परमिशन दी थी, क्योंकि महीने बाद से दुरेद ने उस पर से रोक टोक या हर किस्म की पाबंदी ख़त्म कर दी थी। नाराज़गी के बावजूद दुरेद उससे बोल चाल ख़त्म कर सकता था, बोल चाल ख़त्म नहीं कर सकता था, उससे बातचीत ख़त्म करके आहर वो घर में कैसे डाल सकता था। जिम्मल को अपने बाल बनवाने के लिए दुईद के कमरे में आना पड़ा। वो हमेशा की तरह दरवाज़ा ना के बगैर दुरेद के कमरे में दाखिल हुई। क्या काम कर रहे थे दीद? यार ज़रा मेरे बाल तो बांधे, जो भी इस ड्रेस पर सूट करे। दुरेद को लैपटॉप में मसरूफ देखकर जिम्मल उसके पास आती हुई बोली। दीद ने उस पर सरसी नज़र डाली तो अपनी निगाहें जिम्मल के चेहरे से हटाना भूल गया। वाइट कलर की कमीज सलवार में बेहद प्यारी लग रही थी, मगर कुछ उसके चेहरे पर नयापन भी था, इसलिए दुरेद गौर से जिम्मल को देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? देखने अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं आपको? जिम्मल दुरेद को अपनी तरफ देखता हुआ उससे पूछने लगी। दुरेद लैपटॉप सर पर रख कर उसके पास आया। सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, इतनी ज़्यादा कि दिल कर है देखता ही जाऊँ। दुरेद जिम्मल के चेहरे पर नजर टिकाए पूरी ईमानदारी से सच बोला तो जिम्मल मुस्कुरा दी। आज स्कूल की तरफ से मिलाद का फंक्शन है, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। जब अपने बाल बनवाने के लिए आपके पास आई थी, अगर मम्मा के पास जाती तो वो बाल बनाने के साथ साथ ताने देने भी बैठ जाती। जिम्मल आने के सामने खड़े होकर दुरेद को बता रही थी। दुरेद उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और जिम्मल के पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ। दीद, मेरे मिलाद अटेंड करने पर आप खुश हैं ना? जिम्मल झिझक रही हुई आईने में से दुरेद को देखा, पूछने लगी, तुम खुश हो? दुरेद जिम्मल का रूह अपनी तरफ करता हुआ पूछने के साथ ही उसकी आईब्रो पर अपनी उंगली फेरता हुआ गौर करने लगा, जिसका शेप चेंज था। यही नयापन था जो उसे जिम्मल के चेहरे पर महसूस हुआ।
वो वदीद की तीन नज़र रखते हैं आप मेरी सारी चीज़ों पर। फर्स्ट टाइम अपने आईब्रो को शेप दिया है और आपकी नज़र से ये भी नहीं छुप सका। जिम्मल हैरज़दा होकर आंखें दिखाती हुई दूरी से बोली और दोबारा आईने की तरफ मुड़ की। पहले वाला शेप भी बुरा नहीं था। दुरेद उसकी पुल पर खड़ा हेयर ब्रश उठाता हुआ बोला तो जिम्मल दोबारा उसकी तरफ मुड़ी जाने आपको पसंद है मेरा आईब्रो बनवाना आपको अच्छा नहीं लगा ना, सच बताइए। जिम्मल दुरेद को देखती हुए उससे पूछने लगी तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अपने दीद को अच्छी लगो। दुरेद जिम्मल के होंठों को गौर से देखता हुआ उससे पूछने लगा आपको जैसे मैं डैड और मामा को अच्छी लगती हूँ वैसे ही मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी अच्छी लगूँ। वो दुरेद के नज़र को थोड़ी कन्फ्यूज़ होकर देखती हुई बोली जो कि उसके होंठों पर टिकी हुई थी। जिम्मल के बोलने पर दुरेद ने ड्रेसिंग टेबल पर के टिशू बॉक्स में से टिशू निकाला और उसके होंठों पर लगा हुआ पिंक ग्लॉस आहिस्ता से साफ करने का वो नहीं चाहता था जैसे जिम्मल का ये रूप उसको दीवाना का है कोई दूसरा उसकी तरफ माइल हो। ये उस लड़की के लिए दुनिया अजीम की दीवानगी थी या बेजुनून वो नहीं चाहता था। वो कभी कभी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहसास हो जाता था जिससे उस वक्त दुरेद की शिद्दत से ख्वाहिश हुई थी कि जिम्मल को उस रूप में उसके अलावा और कोई दूसरा ना देखे। आईब्रो का शेप पहले भी बुरा नहीं था आप भी अच्छा लग रहा है मगर ये क्लोज। वो टिशू की तरफ इशारा करता हुआ बोला इन मसनूई सहारों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन्हें उन्हें होती है जिन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है। मेरी एक बात याद रखना ना तुम में कोई कमी है ना तुम्हें इन मसनूई सहारों की ज़रूरत पेश आनी चाहिए। तुम हर लिहाज से परफेक्ट और मुकम्मल हो। और हाँ दुरेद आज़म को तुम कभी भी बुरी नहीं लग सकती हो। ऐसी सोच भी अपने दिल में मत लाना कभी। ये मेरा दिल जब तक धड़कता रहेगा तुम्हें हर हाल में चाहता रहेगा चाहे मैं जहाँ भी मौजूद हूँ। दुरेद ने बोलते हुए उस टिशू को डस्टबिन में फेंकने पर ड्रेसिंग टेबल पर रख कर जिम्मल कर दोबारा ड्रेसिंग टेबल की तरफ उसके बाल में ब्रश फेरता हुआ उसके बाल में 3 से 4 बाल लेकर बैंड लगाते जिम्मल दोबारा पलट कर दुरेद को देखने लगी। आपको लंदन जाना ज़रूरी है डैड। दीद अपनी ग्रीनी के पास आप रोज़ वीडियो कॉल पर बात तो करते हैं ना। उनसे जिम्मल को जब से मालूम हुआ कि दुरेद अपनी ग्रीनी के पास जा रहा है तब से दुरेद से दूरी का सोच कर वक्फे वक्फे से उसका दिल उदास हो जाता था। तुम्हें तो मेरे जाने पर खुश होना चाहिए। रोक टोक करने वाला और पाबंदियां लगाने वाला इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा है। दुरेद मजाक कर जिम्मल का चेहरा देखा हंसता हुआ बोला मगर दुरेद की बात सुनकर जिम्मल की आंखों में नमी उतर आई। वो एकदम दुरेद के सीने पर अपना सर टिका कर रोने लगी जिससे दुरेद के होंठों पर हंसी खुद बहुत गायब हो गई। आपको बस यही लगता है आप ही मुझसे प्यार करते हैं। मैं कैसे रहूँगी दीदा आपके बगैर। वो दुरेद के सीने से सर टिकाते बोली। वो बचपन से दुरेद को अपनी नज़रों के सामने देखती आई थी इसलिए दुरेद का यूँ अचानक इतनी दूर जाना उसे हजम नहीं हो रहा था। अरे यार ये बच्चों की तरह क्यों रोती हूँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं खुद कहाँ ज़्यादा दिन तक तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। मैं मगर ग्रैनी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने पहली बार मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। वहाँ पहुँच कर डेली तुमसे बात किया करूँगा। वो जिम्मल को होश से अल्लाह करता उसके आंसू साफ करके बोला तो जिम्मल उदासी से मुस्कुरा कर उसके कमरे से चले गई। जिम्मल के जाने के बाद वे खुद भी होटल जाने की तैयारी करने लगे जहाँ उसके दोस्त डिनर पर उसका वेट कर रहे थे। 2 दिन बाद उसको लंदन चले जाना था। आज उसके दोस्तों की तरफ से उसके लिए डिनर था और ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाते हुए उसकी नज़र टिशू पर पड़ी जिस पर जिम्मल के होंठों के निशान थे। वो उस टिशू को दराज में रखता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो सुबह का अलार्म लगाकर जल्दी उठ चुकी थी। उससे पहले तबिंदा या दुरेद में से कोई बेदार होता। वो घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाना चाहती थी। कैबरी के ऊपर शॉर्ट स्टाइल टॉप पहने वो जल्दी जल्दी अपने बालों को फोल्ड करके सनग्लासेस समेत शर्ट के गले में अटकाती हुई बैग को कंधों पर डाले अपने कमरे से बाहर निकली मगर डाइनिंग हॉल में कदम रखते उसकी सारी पूर्ति रफू चक्कर हो चुकी थी। सुस्त अंदाज में चलती हुई वो डाइनिंग टेबल के पास आई जहाँ दुरेद कुर्सी पर बैठा हुआ मुंतजर निगाहों से उसी को देख रहा था। आप इतनी जल्दी क्यों जागे? वो अपनी चंचलाहट जारी किए बिना आहिस्ता आवाज़ में दुरेद से बोली। टेबल के पास आने पर दुरेद ने उसे शायद से कुछ पर बैठने का कहा। देर तक सोने की आदत मुझे शुरू से ही नहीं और लंदन में रह कर भी मैंने अपनी आदतें नहीं बदली। तुम बताओ ऐसे घर से चोरू की तफाका कहाँ जा रही थी? दुरेद ऊपर से नीचे तक जिम्मल के साबे को मुकम्मल जायजा लेने के बाद उसे पूछने लगा मुझे क्या ज़रूरत है कहीं चोरू की तरह जाने की? पहली क्लास मेरी जल्दी होती है इसलिए यूनिवर्सिटी के लिए निकल ही थी। जिम्मल के बापा बुरा मानती हुई दुरेद से बोली किसकी परमिशन से? अब की बात दुरेद उसकी संजीदगी से देखता हुआ पूछने लगा। इसी बात का तो जिम्मल को डर था और वही हुआ। अब जिम्मल को यकीन हो गया कि वो उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देगा। आप जागे दुरेद साहब नाश्ते में आपके लिए क्या बनाऊँ? और जिम्मल बीबी आप भी बता दें नाश्ता करेंगी क्या सिर्फ दूध पीकर जाएंगी यूनिवर्सिटी? लिखत हाल में आते हुए दुरेद के साथ साथ जिम्मल से भी पूछने लगी। जिम्मल नम आंखों के साथ मुलाजमा की वजह दुरेद को देख रही थी। दुरेद जिम्मल के चेहरे से नजर हटाकर मुलाजमा को देखता हुआ बोला अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी लूँगा और वो
मेरे लिए तमाम जिम्मल बीबी बना लेंगे। तुम ऐसा करो, अपनी जिम्मल बीबी का ये सामान उनके कमरे में रख के आओ। दुरेद नीकत को जिम्मल का बैग, फाइल और शर्ट के गले में अटके हुए गिलास निकाल कर मुलाजमा को थमाता हुआ बोला। जिम्मल बगैर कुछ बोले सबके दुरेद को देखने लगी। निकत अब किचन के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। दुरेद मुलाजमा को कहता हुआ कुर्सी से उठा, जिम्मल को देखता हुआ बोला, तुम्हें क्या उठने के लिए कहना पड़ेगा, किचन में आ जाओ फ़ौरन। वो जिम्मल को बोलता वो खुद भी किचन में जाने लगा। जिम्मल जब्त करती हुई किचन में दुरेद के पीछे आई, जहाँ दुरेद कैमरे से मग्ग कॉफ़ी के दूसरे लवाजमा निकाल कर शेल्फ पर रखता हुआ जिम्मल को देखने लगा। जिम्मल फिर से फ्रेश क्रीम निकाल कर शेल्फ के पास आई, जहाँ कॉफ़ी का मग मौजूद था। जिम्मल दुरेद के लिए कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि दुरेद उसकी पूछ पर किचन के दरवाजे से टेक लगा दोबारा उसका जायजा लेने में मगन हो गया। वह जिम्मल के बाल में बंधा हुआ जूड़ा देखने को उसे मालूम था। अब उसके बालों की लंबाई पहले जैसी नहीं। वो मुख्तलिफ तस्वीरों में ये बात नोट कर चुका था। वो जिम्मल के जेब तन की टाप को देखने लगा, जो सिर्फ उसी की कमर को ही कवर कर पा रहा था। उसके बाद उसके लाइट पिंक कलर की कैपरी जीन्स को देखने लगा, जिसमें से उसकी सफ़ेद चमकती हुई पंडलियाँ झांकी थी। इन 4 सालों में दुरेद ने उसे खुली छूट दी थी, मगर वो जिम्मल से गाफिल हरगिज़ नहीं हुआ था। जिम्मल की एक एक हरकत पर दुरेद की नज़र थी। उन 4 साल में जहाँ दुरेद की शख्सियत में काफ़ी बदलाव आया था। पहले की बनस्बत उसका जिस्म थोड़ा बहुत बढ़ चुका था। अपने शेप को उसने लूज़ छोड़ा हुआ था। वही जिम्मल भी उन 4 सालों में पहले की बनस्बत काफ़ी खूबसूरत हो चुकी थी। उसके चेहरे की मासूमियत अभी तक बरकरार थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो जिम्मल का अपने आप से लापरवाह अंदाज। दुरेद चलता हुआ जिम्मल के करीब आया तो अपनी बुर्ज पर दुरेद की मौजूदगी के एहसास से काफ़ी का पेस बनाते हुए घबराहट के मारे जिम्मल के हाथों की गिरफ्तार सुस्त होने लगी। जब जिम्मल की कमर दुरेद के सीने को छूने लगी तो जिम्मल शव से चिपक कर खड़ी हो गई, मगर दुरेद के और ज़्यादा नज़दीक होने पर जिम्मल का फरार होने का रास्ता मुकम्मल बंद हो चुका था। उसके वजूद से चिपका खड़ा था। काफ़ी का पेस बनाते हुए जिम्मल के हाथों की हरकत वही साकत होगी। काफ़ी बनाते वक्त तुम्हारे हाथों की हरकत थमी तो तुम मेरे हाथों की हरकत से परेशान हो जाओगी। अपना काम जारी रखो। दुरेद जिम्मल के कान की तरफ झुकता हुआ संजीदगी से बोला तो जिम्मल के हाथों में एकदम तेजी आ गई। वो जल्दी जल्दी काफ़ी का पेस बनाने लगी। अपने कंधे पर दुरेद के सांसों को गरमाश बखूबी महसूस कर सकती, जो उसके कंधे से लेकर उसकी गर्दन तक को झुलसा रही थी। खूबसूरत तुम शुरू से ही थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गए हो। खास तौर पर तुम्हारा ये फिगर बहुत पुरकशिश हो गया है। दुरेद अपने हाथ की उंगलियों से जिम्मल की कमर की लंबाई को नापते हुए उसके पेड़ के गिर्द अपना बाजू हाल कर चुका था। जिम्मल को लगा दुरेद का उस तरह उसको छूना जिम्मल की जान निकाल देगा, मगर वो जब्त किए हुए काफ़ी के पेस में चमक चला रही थी। इतने साल बाद बहुत बुरा महसूस कर रही होगी तुम, यूं मेरी दस्तरस में आकर, बिल्कुल उस दिन की तरह जब लंदन जाने से एक रात पहले मैं तुम्हारे कमरे में आया था। दुरेद के लफ्ज़ जिम्मल बहुत कुछ याद दिला गए, जबकि दुरेद का बाजू जो उसके पेड़ पर लिपटा हुआ था सरकता हुआ ऊपर आने लगा। दीदी प्लीज़ आप क्यों करें ऐसे, मैं आपकी हर बात मान तो रही हूँ। जिम्मल उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं कर सकती थी, जो आयसा से फासा बुर करके उसकी गर्दन पर आ ठहरा था। बहुत बुरा लग रहा है, मेरी बात मान कर यूनिवर्सिटी जाने को दिल कर है तुम्हारा। दुरेद उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ अपने होंठों को जिम्मल की गर्दन के पास लाता हुआ पूछने लगा। नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। जिम्मल जल्दी से अपना सादा भी महलाती हुई बोली। दुरेद का हाथ उसकी गर्दन से सरकता हुआ जिम्मल के कंधे और फिर बाजू पर आकर रुका। सबका दुरेद अपने दूसरे हाथ से पहले जिम्मल का दूसरा बाजू पकड़े हुए था। जाना भी नहीं चाहिए तुम्हें यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज का सारा दिन तुम्हारा दीद बरसों में देकर गुजारना चाहता है। वो अपने हाथों से जिम्मल के दोनों बाजू पर दबाव डालता हुआ सरगोशी के अंदाज में बोला। दुरेद के होंठ जिम्मल की गर्दन को छूटे तो जिम्मल का सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था। वो दुरेद के रूप से बहुत खूबसूरत थी। ये बात दुरेद अच्छे से जानता था, लेकिन फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिम्मल को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी। कल तुमने बताया नहीं कि उन गुजरे हुए साल में तुमने अपनी दीद को याद किया कि नहीं। दुरेद उसके गर्दन से अपना सार उठाता हुआ जिम्मल का मुँह चौबड़े से पकड़ वो अपने चेहरे की तरफ करता हुआ जिम्मल से पूछने लगा, याद किया। जिम्मल जब पत्थर का आहिस्ता आवाज़ में बोली तो दुरेद ने उसका जोर से दबोचा हुआ मुंह छोड़कर शर्ट पर रखा हुआ काफ़ी का मग उठाया। अपने दूसरे हाथ से जिम्मल के जूड़े के बाल को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा शर्ट पर टिका दिया। दीद क्या हो गया आपको, आप क्यों करें मेरे साथ ऐसे। जिम्मल पूरी तरह शर्ट के ऊपर ऊंधी झुकी हुई थी। उसका दायां गाल और दोनों हथेलियां शर्ट पर जमी हुई थी। वो दुरेद की जारहाना अंदाज पर खौफ के मारे चीखती हुई उससे पूछने लगी, अब मेरी किसी भी बात के जवाब में तुम मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, और ना ही तुम मेरी परमिशन के बगैर घर से बाहर निकलोगी, सुना तुमने। दुरेद खुद भी जिम्मल की कमर पर झुकता हुआ उसे तनबिया करता हुआ बोला। जिम्मल उसके अंदाज पर
बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। कल जिस लड़के के साथ तुम वापस कर लौटे, जिस लड़के के साथ पहले कभी अकेले में मिली हो, जिम्मल याद रखना, मुझे सिर्फ सच सुनना है, बिल्कुल सच। दुरित को शायद गुस्सा भी इसी बात था, जब भी वो जिम्मल के साथ जारहाना रवैया अख्तियार कर रहा था और दुरित की बात सुनकर जिम्मल की रूह फना होने लगी थी। लेकिन हकीकत बता कि वो आज ही अपनी जान का हाथ मान ही चाहती थी। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है दीद, दूसरे दोस्तों के जैसा मैं उससे अकेले नहीं मिली, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। खौफ के मारे जिम्मल रोती अपनी झूठी सफाइयाँ देने लगी, जिस पर दुरेत को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो नेचर के हवाले से काफ़ी बदल चुकी थी, उससे अपनी हर बात छुपाने लगी थी। दुरेत उसके ऊपर से उठा, उसका इरादा जिम्मल को अपने कमरे में ले जाने का था। तभी उसे अपनी पुरुष से आवाज़ आई, दुरेत ये क्या कर रही हो तुम? ताबिंदा की आवाज़ पर ना सिर्फ दुरेत ने पलट कर दरवाजे पर खड़ी हुई ताबिंदा को देखा, बल्कि खौफ के मारे रोती हुई जिम्मल भी उठकर भागते हुए ताबिंदा के गले लगे। कुछ जानना चाह रहा था मैं, इससे मेरे ख्याल में आपको हम दोनों के बीच में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त दुरेत जिम्मल को ताबिंदा के गले लगकर रोता हुआ देखने के बाद बगैर शर्मिंदा हुए ताबिंदा से बोला,